मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरे अधिकार में 8 सूत्रों तक की हमने चर्चा की, जिसमें हमने अधोलोक में नरक का स्वरूप समझा और मध्य लोक का कल सूत्र क्रमांक 7 और 8 के आधार से हमने मध्य लोक का सामान्य स्वरूप समझा। असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं और वे कितना असंख्यात है, इन सब विषयों को जाना। अब हम आज से जम्बू द्वीप के बारे में जानना शुरू करेंगे, क्योंकि इस जम्बू द्वीप में ही हम और आप रहते हैं। तो इस जम्बू द्वीप के विषय में हम जानेंगे। इस विषय में शास्त्रों में बहुत अधिक विस्तार से खूब बताया गया है। यहाँ भी तत्वार्थ सूत्र में भी कई सूत्र जम्बू द्वीप का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने लिखे हैं। चलिए जम्बू द्वीप विषयक सूत्र क्रमांक 9 की तरफ हम चलते हैं और उसके आधार से चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 9 स्क्रीन पर आपके सामने है। मैं सूत्र का पाठ करता हूं, तत्पश्चात हम सूत्र के भाव को समझेंगे। सूत्र क्रमांक 9। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विषकंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विषकंभो जम्बूद्वीपः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सूत्र विच्छेद करते हैं सबसे पहले। तत् तत् प्लस मध्य मेरु डैश नाभि प्लस वृत्त मेरु डैश नाभि डैश वृत्त योजन डैश शत डैश सहस्र डैश विषकंभ जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मतलब वो जो पहले वाले सूत्र में क्या है ना कि असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, उन सब द्वीप समुद्रों के मध्य में, तन्मध्ये उन सब के बीच में, बिल्कुल बीच में मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभि में, अपने मूल में, अपने बीच में, अपनी नाभि के नाभि स्थान पर मेरु पर्वत से युक्त है ना, योजन शत सहस्र विषकंभो जम्बूद्वीप। शत सहस्र 100,000 यानी कि 1,00,000 विषकंभ मतलब व्यास 1,00,000 योजन वाला जम्बूद्वीप है। तन्मध्ये उन सब असंख्यात द्वीप समुद्रों के बिल्कुल मध्य में जम्बूद्वीप है, जिसका व्यास जो है वो 1,00,000 योजन जिसका व्यास है, और उसके बीचों बीच का है, इसकी नाभि में मतलब बिल्कुल मध्य में मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है। क्या हुआ सूत्र देखते हम। उन सबके बीच में गोल और 1,00,000 योजन विषकंभ वाला यानी कि व्यास वाला जम्बूद्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत है। जैसे
है, उसी प्रकार से नाभि मतलब उसके बीच में बिल्कुल ये मेरू पर्वत होता है। ये जम्बू द्वीप का एक सामान्य परिचय दिया। उसके बीच में गोल जो कहा है, तो गोल का अर्थ यहाँ वृत्ताकार है ना, इस प्रकार से गोल ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितनी नदियां हैं, क्या उसका पूरा कैसा उसका स्वरूप है, वो तो आगे आगे के सूत्रों में सब दिया ही है। हम तो मेरू पर्वत की चर्चा की है, सुमेरु पर्वत की चर्चा की है। आज हम उस सुमेरु पर्वत की चर्चा करेंगे, साथ में पंचमेरु की भी चर्चा करेंगे। देखिए जम्बू द्वीप को जान लीजिए थोड़ा सा। विस्तार 1 लाख योजन व्यास है इसका, है ना। मेरु, सुदर्शन मेरु इसके बिल्कुल मध्य में है। सुमेरु पर्वत जिसके बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है सुदर्शन मेरु, जिसे मेरु पर्वत भी कहते हैं और जिसको सुमेरु भी कहते हैं। वैसे मेरु का मतलब ही पर्वत ही होता है अपने आप में। 7 क्षेत्र हैं इसमें, भरत, ऐरावत आदि उनके नाम आगे आएंगे, अगले सूत्र में ही है। फिर इन 7 क्षेत्र 6 पर्वत से बनते हैं, तो वे हिमवन, महाहिमवन पर्वत हैं। उन पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं, ठीक है, और वहां से जो है वो नदियां प्रवाहित होती है, 14 नदियां। ये इसका एक सामान्य स्वरूप है। इसका पूरा एक डायग्राम बन जाता है, चित्र बन जाता है, जो कि बहुत जगह दिया भी होता है। हम भी यहाँ उसको देखेंगे अभी। और उसके बीच में ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। देखिए सुमेरु पर्वत क्या है, कैसा है, जरा उसको समझ लीजिए, फिर अपन करेंगे चर्चा उस पर विस्तार से। इसकी हमने पहले भी जान लिया है कई बार, जब अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का हमने विभाग किया, तो उसके विभाग का आधार ये सुमेरु ही है। सुमेरु पर्वत ये सुमेरु ही है। तो कुल मिला के 1,40,000 योजन लंबा है ये, ठीक है। इसकी जड़ जो है वो चित्रा पृथ्वी के अंदर 1000 योजन तक अंदर है, बाकी 99,000 योजन ऊंचा है ये, प्लस 40 चूली का, यानी कि पृथ्वी के अंदर 1000 योजन है और पृथ्वी के ऊपर 99,040 योजन ये सुमेरु पर्वत है। कुल उसकी ऊंचाई आ गई 1,40,000 योजन। कोई 1,40,000 योजन भी कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है, 1,40,000 योजन इतना है, ठीक है। इस सुमेरु पर्वत से संबंधित 4 वन हैं, ठीक है। और सुमेरु से संबंधित जो 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सुमेरु पर्वत का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। अभी हम समझेंगे वन कौन कौन से हैं और कितने कितने ऊपर हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इसका सारा वर्णन है। सुमेरु पर्वत की क्या स्थिति है, कहाँ है, एक बार आप जम्बू द्वीप का नक्शे में, ये मानचित्र में देख लीजिए। इस संपूर्ण मानचित्र हम तो जैसे समझते जाएंगे, सूत्रों के आधार से समझेंगे। अभी हमको सुमेरु पर्वत समझना, ये सिर्फ और सिर्फ जम्बू द्वीप का चित्र है, देखिए आपके सामने, ठीक है। ये वृत्ताकार सर्कल में है, इसके चारों तरफ कौन सा समुद्र होगा, लवण समुद्र, वो गोल, लेकिन वो वलय चूड़ी के आकार का, क्योंकि ये बीचों बीच है। फिर उसके चारों तरफ कौन सा द्वीप होगा, लवण समुद्र के बाद द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, ऐसे द्विगुण द्विगुण चलते जाएंगे, दुगुने दुगुने। अभी हम बात करेंगे सिर्फ सबसे मध्य में, मध्य लोक के भी मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसकी, ये जम्बू द्वीप है हमारे सामने, ठीक है। और इस जम्बू द्वीप के भी मेरु नाभीर वृत्तो, इसके बिल्कुल नाभि में बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। देखिए कहाँ है सुमेरु पर्वत, देखिए आप, दिख रहा है सुमेरु पर्वत आपको, ये जो लाल रंग में लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, सुमेरु पर्वत, ठीक है। अब यहां से हमको सुमेरु पर्वत का रूप स्वरूप जो है वो समझना है। ऊपर से लिया हुआ चित्र है इसलिए ये गोला है, बाकी ये अब हम अगर उसको साइड से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई हमको नजर में आ जाएगी। ये सुमेरु पर्वत है। आइए सुमेरु पर्वत कहाँ है, उसके आसपास क्या है, सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं, ठीक है। सुमेरु पर्वत के सबसे नीचे जिस भूमि पर सुमेरु पर्वत स्थित है, चित्रा तो है ही है, उसके आसपास की जो भूमि है वो वहां वन है, वो उसका नाम है भद्रसाल वन। भद्रसाल वन भूपर छाजे, 4 वन है, सुमेरु पर्वत से संबंधित 4 वन है, ठीक है। तो सबसे नीचे भद्रसाल वन भूपर, पंचमेरु की जो पूजन हम करते हैं ना, उस पूजन में सब दिया हुआ है। वो पूजन भी अपन देखेंगे, जब पूरा समझ लेंगे तो उसका भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। भद्रसाल वन ये भूमि पर है, ठीक है। और यहाँ क्या है, चित्र में दिख रहा है आपको, उसके ऊपर की तरफ, सुमेरु पर्वत के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में है ना, और दक्षिण दिशा में
ऐसे 4 गजदंत पर्वत हैं, ठीक है, 4 गजदंत पर्वत हैं, और उन गजदंत पर्वतों के ऊपर की तरफ जो भूमि है वो उत्तर कुरु जिसे कहा जाता है, और नीचे की जो भूमि है उसे देव कुरु कहा जाता है। देखिए ये उत्तर कुरु और देव कुरु आपको इसमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। भद्रसाल वन कितना कितना फैला हुआ है इस तरफ, तो ये 22-22 हजार योजन तक इधर फैला हुआ है दोनों तरफ, है ना। बीच में जो सुमेरु पर्वत के उत्तर दक्षिण में जो पतला सा दिख रहा है बीच में, वहां 250 भाग है इसका, 250 योजन जितना है, ठीक है। इस प्रकार से ये भद्रसाल वन का एरिया हुआ है। और ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर की तरफ गजदंतों के उत्तर में जो भूमि है वो उत्तर कुरु भोग भूमि है, उत्कृष्ट भोग भूमि है ना, और उसके नीचे जो है वो देव कुरु नाम की उत्कृष्ट भोग भूमि है, ठीक है। उत्कृष्ट भोग भूमि ये है। उत्कृष्ट भोग भूमि का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जो 6 काल है, तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, तीनों ये भोग भूमि के वर्तते हैं। तो पहले काल में सुखमा काल जो है वैसा ही वहां पे सदा ही विद्यमान रहता है। और बाकी ये जो भद्रसाल वन है, इस भद्रसाल वन के क्रमशः पूर्व और पश्चिम में पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र है। इनकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा अपन सिर्फ सुमेरु पर्वत की स्थिति को जान रहे हैं, और इस पे ये भद्रसाल वन कहाँ है ये जान रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको उत्तर कुरु दिख रहा है, इस उत्तर कुरु के जो इस तरफ है ना, राइट साइड में, यहाँ एक जम्बू वृक्ष है, यहाँ एक जम्बू वृक्ष है। और ये जो देवकुरु दिख रहा है, देवकुरु के नीचे लेफ्ट साइड में है ना, यहाँ पर एक शालमली नाम का वृक्ष है, जम्बू शालमली वृक्ष। उन जम्बू और शालमली वृक्ष पर भी मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय है वहां, है ना। 4 दिशाओं में, तो उत्तर दिशा में अकृत्रिम चैत्यालय है, बाकी 3 दिशाओं में भवन है देवों के। तो इधर ये जो जम्बू वृक्ष है, इस जम्बू वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम क्या पड़ा है, जम्बू द्वीप। इस जम्बू वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है, ठीक है। और ये जम्बू वृक्ष जो है कोई वनस्पति कायिक नहीं है, ये पृथ्वी कायिक ही है, रत्नमयी है, और काफी इसका ऊंचा विस्तार, अकेला जम्बू वृक्ष नहीं है, इसके परिवार में भी कई वृक्ष हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मूल मुख्य जम्बू वृक्ष है, ठीक है। इसी कारण इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ गया है। ये हमने इसको जान लिया, यहाँ पर नहीं बताया गया है। उत्कृष्ट भोग भूमि जल लिखा ना, उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि, ये उत्कृष्ट के बाद वो जगह वहां समझ लीजिए, वहां जम्बू वृक्ष है, ठीक है ना। और इधर नीचे जो देव कुरु लिखा हुआ है ना, शालमली वृक्ष, ऐसे जम्बू शालमली वृक्ष है, यहाँ भी चित्तालय हैं एक एक। और अब सुमेरु पर्वत के बारे में अपन चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन सुमेरु पर्वत के चित्र की तरफ, तो हमको वो और समझ में आएगा, ठीक है। जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, जम्बू द्वीप के सबसे बीच में जो सुमेरु पर्वत है, आज हम उस सुमेरु पर्वत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम सुदर्शन मेरु भी है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ये आपको यहाँ पर सुमेरु पर्वत का चित्र नजर आ रहा है स्क्रीन पर, है ना। इसके माध्यम से अपन इसको समझते जाएंगे, ठीक है। सुमेरु पर्वत धरती के अंदर 1000 योजन है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। वो हो गया नींव 1000 योजन की। सबसे पहले साइड में देखिए, साइड में जो पीले कलर का पर्वत बना हुआ है लंबा सा, वो अभी उस पर फोकस करना है हमको बस। नीचे भद्रसाल वन है, भद्रसाल वन की चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है, एक एक अकृत्रिम चैत्यालयों का अपन गिनती करेंगे कैसे, वो 5 मेरु 80 जिन धाम, वो 80 जिन धाम कैसे बनते हैं उसकी हम गणना करेंगे, ठीक है। और 5 मेरु भी देखेंगे। सबसे नीचे भूमि पर जो इसका व्यास है ना, जो इसका व्यास है वो 10,000 योजन है। इसका इस सुमेरु पर्वत का जो नीचे है, सबसे नीचे, क्योंकि ये गोलाई से ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे जो गोलाई है, मतलब नीचे जो गोला है, तो कितना उसका व्यास डायमीटर कितना है, वो 10,000 योजन का है। जो क्रमशः ऊपर ऊपर कम होते होते जो ये पांडुक वन है, सबसे ऊपर पांडुक वन है ना, और उसके ऊपर जो है वो चूलिका है। तो जो पांडुक वन है, इस पांडुक वन में आते आते वो कम होते होते उसका व्यास 1000 योजन ही रह गया है, यानी 10,000 योजन नीचे उसका व्यास है, ठीक है ना।
और ऊपर आते आते वो 1000 योजन इसकी जो चौड़ाई है वो रह गई है। हाँ, सबसे नीचे चारों ओर भू पर भद्रसाल वन है, ठीक है, ये वन इससे संबंधित है। ऊपर जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 500 योजन ऊपर बढ़ने पर कुल कुल कितना है, ये कुल 1,40,000 योजन है, जिसमें से एक अंदर का छोड़ दीजिए, 99,000 चालू कर दीजिए। कुल 500 योजन 500 योजन ऊपर जाने पर नंदनवन आता है। 500 योजन ऊपर जाने पर क्या आता है, नंदनवन। वहां कटनी है ना, कटनी है। कटनी है मतलब पर्वत जो है वो अंदर की तरफ कट रहा है। कितना कट रहा है कि 500 योजन। 500 योजन ऊपर जाकर अंदर की तरफ वो पर्वत 500 योजन कट जाएगा, ठीक है ना। 500 योजन कट जाएगा मतलब वो 500 योजन की समतल भूमि है सब ओर से, और फिर ऊपर की तरफ सुमेरु पर्वत बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसा का ऐसा, जितना नीचे 10,000 योजन का जितना था ना, वो 10,000 योजन व्यास जितना बढ़ रहा था ऊपर, लेकिन 500 योजन पर आकर उसमें कटनी हो जाती है, बीच में से कट जाता है, ठीक है। बीच में से कटने के बाद 500 योजन सब दिशाओं से वो अंदर की ओर आ जाता है, ठीक है। और वो जो 500 योजन का क्षेत्र है सब ओर से, वहां पर नंदनवन है, ठीक है। उसकी चौड़ाई भी सब ओर से 500 योजन है, तो वो नंदनवन वहां पर है, जो कि धरती पर भद्रसाल वन, और ऊपर 500 योजन ऊपर आने पर उस पर्वत के ऊपर ही ये नंदनवन बना हुआ। नंदनवन की भी चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय बने हुए हैं, ठीक है। अब इस नंदनवन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर अगर हम आ गए, कितना, 62,500, देखो इस चित्र में दिया हुआ है, 62,500 योजन की ऊंचाई पर आते हैं तो यहां हमें मिलता है सोमनस वन, ठीक है। भद्रसाल वन भूपर छाजे, ऊंचे 5 शतक पर सोहे। उसके बाद 62.5 सहस्त्र ऊंचाई आता है ना। तो देखिए उस नंदनवन से 62.5 योजन 62,500 योजन की ऊंचाई पर सोमनस वन है। ये सोमनस वन के यहाँ आकर भी 500 योजन अंदर की तरफ कट जाएगा सुमेरु पर, वापस कटनी है यहाँ पर। यहाँ एक और कटनी है, एक कटनी तो यहाँ हो गई नंदनवन में, फिर दूसरी है सोमनस वन के यहाँ कटनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 500 योजन अंदर, ये भी 500 योजन चौड़ा फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी सोमनस वन है, ठीक है। वन है, वन का भी वो वर्णन है कहाँ है, क्या है उसमें, कैसे क्या है। पर यहाँ चार जो है, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, ठीक है। कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय हो, हर एक अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर 108 जिनेंद्र प्रतिमाएं होती है। हर एक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 जिनेंद्र प्रतिमाएं होती है। कुल अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या भी प्राप्त होती है हमको, है ना, तो उसकी प्रतिमाओं की संख्या भी प्राप्त होती है, वो हम देखेंगे बाद में, चर्चा करेंगे जब कभी। फिर सोमनस वन आ गया 62,500 योजन की ऊंचाई पर। इस सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर, इस सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर फिर 500 योजन की कटनी आएगी, ठीक है। फिर कटनी एक है ना, और वहां पांडुक वन है। वहां क्या है, पांडुक वन। इस सोमनस वन से, क्योंकि ये वन होंगे तो वन कोई पर्वत के अंदर कोई जगह होनी चाहिए, समतल भूमि, तो ये जो कटनी है वो समतल भूमि ही बन जाती है 500 योजन की, ठीक है ना। 500 योजन की भूमि कही है, सो इसमें कुछ 6 योजन कम कर देंगे, 494 योजन की बन जाए, क्योंकि बीच के अंदर, बीच में जितना एरिया ऊपर चूलिका का जाएगा उतना जो व्यास होगा वो तो काटना पड़ेगा ना, वो इन सब में भी जाएगा। ये योजन की कटनी है, ठीक है। और उस 494 योजन के उस क्षेत्र में ये पांडुक वन जो है वो फैला हुआ है। और इस पांडुक वन के ऊपर ये देखो, ये नीले कलर की, इस पांडुक वन के बीच में भाई 500 योजन की कटनी वही है ना। फिर ये चूलिका है, ये 40 योजन की चूलिका है, ये नीले कलर में बना हुआ। नीले कलर में क्यों है हम जानेंगे अभी। ये नीले कलर की जो 40 योजन की चूलिका, ये इसके मध्य में है, जिसकी ऊंचाई 40 योजन है, और नीचे इसका व्यास 12 योजन है। पांडुक वन का व्यास तो पूरे 1000 योजन है ना, लेकिन इस बीच की जो ये जो चूलिका है, इसका व्यास नीचे कितना है, 12 योजन, और ऊपर घटते घटते सबसे ऊपर जो है वो 4 योजन का इसका व्यास इस का होता है, ठीक है। 4 योजन का व्यास सबसे ऊपर इसका होता है, और यहाँ सुमेरु पर्वत का अंत होता है। ये सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है वो वेडूरी मणि से निर्मित, नीला कलर है वेडूरी मणि का, ठीक है, इसलिए मणियों से निर्मित है। इसलिए ये जो ये है पूरा
नीले कलर में इसको बताया गया है। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, ये पूरा सुमेरु पर्वत स्वर्ण का बना हुआ है ना। सुमेरु पर्वत स्वर्ण का निर्मित है, पूरा सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, जिसमें 61,000 योजन तक, 61,000 या 62,000 है ना, इतने योजन तक जो है स्वर्ण का बना हुआ है। साथ में अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मणि इत्यादि जड़ित जड़े हुए हैं, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो विशुद्ध केवल सोने ही सोने का है, स्वर्ण ही स्वर्ण है। अंत में ऊपर जाके तो फिर ये जो मणि वैडूर्य मणि से निर्मित ये नीलमणि का ये जो 40 योजन की इसकी चूलिका बनी हुई है। इस प्रकार से इसका नाम सुदर्शन मेरु इसीलिए, सुदर्शन जो देखने में बहुत सुंदर हो वो सुदर्शन कहलाता है। तो इसीलिए ये मेरु जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर है। और अकृत्रिम रचना, देखो अकृत्रिम रचनाएं हैं, और लगता ऐसा है कि जैसे किसी ने बिल्कुल नाप तोल के बनाया हो एक एक चीज। अकृत्रिम चित्रालय पढ़ते हैं, उनके अकृत्रिम चित्रालयों के द्वार है ना, बड़े वाले 3 प्रकार के, भी 3 प्रकार के अकृत्रिम, उत्तम अकृत्रिम, उत्तम मतलब सबसे उत्कृष्ट अकृत्रिम, मध्यम अकृत्रिम, जघन्य अकृत्रिम, उनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, उनके जो दरवाजे हैं उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी नींव कितनी, ये सब चीजें बिल्कुल फिक्स है ना। तो अकृत्रिम व्यवस्था है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बुद्धिपूर्वक बनाया हो, लेकिन ये सब अबुद्धिपूर्वक है, इसलिए इतना व्यवस्थित है, नहीं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था जरूर होती। सहज ही प्राकृतिक रूप से अनादि निधन निर्मित है ये। ठीक है, ये 4 वन समझ लिए हमने, और इसकी ऊंचाई समझ ली। ठीक है, और इन चारों ही वनों में, चारों ही दिशाओं में क्या है, एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो कुल मिला के कितने हो गए इसके, ये 16 हो गए। भद्रसाल वन के 4, नंदन वन के 4। देखो भद्रसाल वन से केवल 500 योजन की ऊंचाई पर है, देखो इसलिए नीचे ये सब है, बाकी फिर ऊपर बहुत गैप है। फिर सोमनस वन के 4 और पांडुप वन के 4, ऐसे चारों ही इसके 16 चैत्यालय हो गए इससे संबंधित। इससे संबंधित हो गए 16 चैत्यालय, ये सुमेरु पर्वत से संबंधित 16 चैत्यालय हो गए। ठीक है, और अब क्या है समझना, देखो सुमेरु पर्वत ऊपर से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा नहीं है व्यास वाला। ऊपर जाते जाते इसका व्यास कम हुआ, वो तो हमने देखा ही देखा, 500 जो कटनी आ रही है, इसके बीच में भी कम हो रहा है। सबसे पहले जो नीचे 10,000 योजन से शुरू करते हैं अपन व्यास, तो 500 योजन तक तो उसका वैसा का वैसा ही रहता है, वो बिल्कुल एक जैसा। 500 योजन तक कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहता है। 500 योजन के बाद में कटनी आ गई, तो वो व्यास घट ही गया है ना उसमें। अब इस नंदन वन से हम चालू करेंगे, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ सकरा होना शुरू हो जाएगा। नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर सोमनस वन है, तो नंदन वन से ऊपर की तरफ 11,000 योजन तक जाएंगे हम। तब तक तो कोई इसके अंदर चौड़ाई में अंतर नहीं आएगा, वैसा का वैसा जाएगा। लेकिन 11,000 योजन की चौड़ाई, 11,000 योजन की ऊंचाई पे चले जाने के बाद धीरे धीरे ये कम होता जाता है, और सोमनस वन तक कम होता है। फिर यहाँ 500 कटनी होगी। फिर सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन है, देखिए चित्र में सब दिख रहा है, तो यहाँ भी सेम चीज है। फिर सोमनस वन से 11,000 योजन तक ऊपर बढ़ेगा, तब तक कोई भी उसके अंदर व्यास में कमी नहीं आएगी, और फिर क्रमशः कम होते होते ऊपर व्यास कम होगा, तो उसका व्यास ऊपर जाके 1,000 योजन रह जाएगा। इस तरह से नीचे से 10,000 योजन से व्यास घटता घटता ऊपर, है ना, एक लिमिटेड एरिया में नहीं घटता है, फिर धीरे धीरे घटता घटता ही ऊपर 1,000 योजन तक रह जाता है। इस प्रकार से गोलाई जो है, वो इसकी जो व्यास है वो धीरे धीरे कम होता है। ये इसकी स्थिति है सुमेरु पर्वत की। अब ये पांडुक वन पर क्या है, इसको अपन समझते हैं। देखो पांडुक वन पर 4 दिशाओं में तो हमने समझ ही लिया है, 4 चैत्यालय हैं, और 4 विदिशाओं में क्या है, 4 विदिशाओं में जो है यहाँ पर शिलाएं हैं। 4 दिशाओं में देखो, ये देखो चित्र, पांडुक वन का चित्र है पूरा ये। तो 4 दिशाओं में देख लिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में तो हमें मंदिर नजर आ रहे हैं, मंदिर बने हुए हैं। 4 जो विदिशाएं हैं, इन 4 विदिशाओं में 4 शिलाएं बनी हुई है। ठीक है, उसमें देखिए ये उत्तर पूर्व में जो है ना, उत्तर पूर्व, इस कोण का जो नाम है वो ईशान कोण है। ये भी थोड़ा अपन पता लगा लें, क्योंकि उत्तर पूर्व ईशान कोण बोलेंगे तो आपको ये दिशा समझ में आ जानी चाहिए ना, नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण के अंदर पांडुक शिला है। ईशान कोण में पांडुक भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, 2400 तीर्थंकर, उनका जो अभिषेक होता है
वो इस पांडुक शिला के ऊपर होता है। इस पांडुक शिला का भी विस्तार का बताया गया है। और ये जो पांडुक शिला है स्वर्णमयी है। इस पांडुक शिला के ऊपर है ना 3 पीठ बनी हुई है। जो नीचे आप पांडुक शिला का चित्र देख रहे हैं, बाल तीर्थंकर का है ना, इसमें भद्रासन बने हुए हैं दोनों तरफ और बीच में एक सिंहासन है। इस सिंहासन के ऊपर ही बाल तीर्थंकर विराजते हैं और एक तरफ ईशान इंद्र का आसन है और एक तरफ सोधर्म इंद्र का आसन होता है। यहाँ वे बैठते हैं, है ना। हजारों देव जो हैं उनका क्षीर सागर के जल, वही 5वें नंबर का समुद्र क्षीरवट समुद्र, वहां से जल लेके आते हैं। उस जल से इनका जो है अभिषेक होता है और अभिषेक जिन कलशों से होता है उनकी संख्या 1008 कलशों से होता है। और वे कलश भी जो होते हैं छोटे छोटे नहीं होते, 8-8 योजन विस्तार वाले वो कलश होते हैं। इतने कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। तो कोई ये कहेगा कि इतना ज्यादा जल उनके ऊपर जाता है तो कुछ होता नहीं है क्या, कि वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी होते हैं, अतुल्य बल के धारी होते हैं, तो कुछ उनको होता नहीं है। और फिर वो जो जल गिरता है वो कहाँ जाता है, तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है, जल नीचे की ओर आता आता जमीन तक नहीं पहुंचता, बीच में ही वो हवा में विलीन सारा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। ये पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनका बाल तीर्थंकर अभिषेक होता है। देखिए इसके बाद आग्नेय, ये ईशान कोण है, आग्नेय कोण के अंदर नीचे, आग्नेय कोण मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, इधर देखिए दक्षिण पूर्व में पांडुकंबला नाम की शिला है। ये पांडुक शिला है, ये पांडुकंबला शिला है। ठीक है ना, पांडुकंबला शिला के अंदर पश्चिम विदेह क्षेत्र, क्योंकि तीर्थंकर 3 जगह है ना, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में। तो ये जो पांडुकंबला नाम की शिला है, इस शिला पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र 2, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, जो पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उन पश्चिम विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकरों का यहाँ जन्माभिषेक होता है। इधर आ जाएंगे हम अब। ईशान कोण हो गया, आग्नेय, नैऋत्य कोण जो है, ये नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण इसका मतलब हुआ ये आपका साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, ये रक्तशिला लाल रंग की बनी हुई है। रक्तशिला तपे हुए सोने का जैसा कलर होता है वैसा कलर इस रक्तशिला का होता है, इसलिए लाल रंग में बनाया हुआ है इसको यहाँ पे। तो ये जो रक्तशिला है, यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर, जैसे भरत क्षेत्र की व्यवस्था वैसे ऐरावत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का बाल तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। और इधर फिर आ जाइए वायव्य दिशा है ना, उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा, इस वायव्य में रक्त कंबला नाम का ये शिला है। इस शिला के ऊपर जो है पूर्व विदेह के जो तीर्थंकर होते हैं उनका जन्माभिषेक यहाँ पर होता है। और इस प्रकार से ये बाल तीर्थंकर का अभिषेक जो हम सुनते हैं कि भाई सुमेरु पर्वत पर बाल तीर्थंकर का अभिषेक होता है, तो बाल तीर्थंकर का अभिषेक कहाँ होता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो एक ही है। तीर्थंकर तो भरत क्षेत्र में भी होते हैं, ऐरावत में भी होते हैं, विदेह में भी होते हैं। विदेह में भी 2, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह। तो किस जगह के तीर्थंकर का जन्माभिषेक किस जगह होता है वो जगह निर्धारित है और वहां पर ये कार्य होता है। और इसके बीच में आप देखिए ये नीले कलर का जो बनाया हुआ है, ये नीले कलर का ये चूली का है। ठीक है, और भी यहाँ बहुत सी रचनाएं बनी हुई है ना, ये सब लोकपालों के भवन है यहाँ पर, कुबेर, सोम, आदि आदि लोकपालों की भी देवियां इत्यादि है, सारे है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो संपूर्ण सुमेरु पर्वत, जो मेरु नाभि वृत्तो ने समझा था, वो सुमेरु पर्वत ये इस रचना पर्वत की होती है। और कहाँ कहाँ है, कहाँ कितना कितना करता गया, कैसे कैसे ऊपर बढ़ा गया, कहाँ तीर्थंकर का अभिषेक होता है तो वो कहाँ बैठे हैं, इत्यादि का जो भी स्थान है, ये सब बातें हैं और भी विस्तार से बताया है हमने। सामान्य रूप से सुमेरु पर्वत का स्वरूप जानना है। ठीक है, ये जैसे ये सुमेरु पर्वत है ना, इससे ये तो 1,40,000 योजन का है, बड़ा है। लेकिन जो दूसरे पर्वत है वे 85 हजार, क्योंकि पंचमेरु का है ना, पंचमेरु, ये सुमेरु हो गया, एक सुदर्शन मेरु हो गया। सुदर्शन मेरु के बाद में अचल मेरु है ना, जो दूसरा धातकी खंड द्वीप है, उसमें डबल चीज, जो भी यहाँ रचना है, जैसी भी रचना जम्बू द्वीप में है उससे दुगुनी रचना धातकी खंड में है। ठीक है, और पुष्करार्ध में भी धातकी खंड जैसी समान रचना है। तो
दात के खंड के अंदर जम्बूद्वीप से डबल रचना है, ठीक है, और पुष्करार्ध में भी जम्बूद्वीप से डबल रचना है, ठीक है ना, आधा है इसलिए वो डबल ही हो जाएगा वहां पे भी। तो यहाँ एक मेरू है तो वहां दो दो मेरू है, दात के खंड में भी दो मेरू है, ठीक है, और पुष्करार्ध में भी दो मेरू है। तो ऐसे ये 5 मेरू हो गए कुल मिला के, एक जम्बूद्वीप संबंधी, दो दात के खंड संबंधी और दो पुष्करार्ध संबंधी हो गए। ये सुमेरु पर्वत लेकिन सबसे बड़ा है उसमें से, 1,40,000 योजन का। दूसरे जो पर्वत है उन सब की जो ऊंचाई है वो 85,000 योजन की है, और नींव जो है वो 1,000 योजन की, सबके 1,000 योजन की नींव ही है, सुमेरु पर्वत की भी और सबकी। और भूमि के ऊपर वो 84,000 योजन ऊपर है, जबकि ये 99,040 योजन ऊपर है, ठीक है ना। इस प्रकार की व्यवस्था उन चारों वनों की है, और उन चारों वनों के अंदर भी धरती पर भद्रसाल वन है, ठीक है। फिर ऊपर जाते हैं तो 500 योजन पर नंदन वन है सबके अंदर, ठीक है। फिर नंदन वन से अब ऊंचाई, जैसे कि यहाँ तो 62,500 ऊंचाई कही है ना योजन, वहां थोड़ी ऊंचाई कम हो जाएगी क्योंकि उसकी कुल ऊंचाई भी कम है ना, तो वहां 55,500 योजन की ऊंचाई पर सोमनस वन है। चारों में अचल मेरू, बंदर मेरू, विजय मेरू, अचल मेरू, मंदर मेरू और विद्युन्माली मेरू, 4 मेरू, ठीक है। इसके अलावा और एक सुमेरु, ये 5 मेरू हो गए। तो 55,500 योजन की ऊंचाई पर नंदन वन से 55,500 योजन की ऊंचाई पर वहां सोमनस वन है। और जैसे सुमेरु के अंदर देखो सोमनस से 36,000 की ऊंचाई पर पांडुक वन है ना, तो यहाँ 36,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन नहीं है, वहां 28,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन है, ठीक है। इस प्रकार से वहां थोड़ा सा उसका जो ऊंचाई है वो घट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी जो कुल ऊंचाई है वो भी उसकी कम है, तो ये ऊंचाई वहां पर घटनी ही चाहिए, नहीं घटेगी तो फिर वो सेट होगा नहीं। और हो गया ना, देखो 62,500 में से 7 योजन गया तो 55,500 आ गया, तो 7 तो यहाँ के आ गए, और 36 में से 8 गए तो 28 आ गया, तो 8 और 7 15 योजन कम है, 15,000 योजन कम है धरती के ऊपर। वो 99,000 योजन है, 40 योजन चुन के छोड़ दीजिए, और ये 84,000 योजन है धरती के ऊपर, तो ये 15,000 योजन कम हो गए, तो वो हिसाब किताब बराबर बैठ जाता है सारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर भद्रसाल वन के चारों दिशाओं में 4 चित्यालय, नंदन वन के चारों में 4, सोमनस के चारों में 4 और पांडुक वन के चारों में 4, तो 16 चित्यालय हो गए एक मेरु संबंधी। ऐसे ही 5 मेरु संबंधी 16-16 चित्यालय, तो 16 पचे 80 चित्यालय। तो 5 मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। 5 मेरु और 5 मेरु पर ये 80 चित्यालय, अकृत्रिम चित्तालय जो होते हैं, उन सब की अपन पंचमेरु जी की पूजा जो करते हैं, तो इन सब की पूजा अपन करते हैं। तो थोड़ा चित्र अगर हमारे सामने हो तो हमारा भाव और उससे कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, और अपन को पूजा करने में और भगवान अकृत्रिम चित्तालयों का स्मरण, क्योंकि देखा तो है नहीं, शास्त्र की आंख से देखा है, इन आंखों से तो नहीं देखा, तो हमें वो उसका बराबर स्मरण में रहता है, ठीक है। और पांडुक शिला और ये सारा हमने आज इससे संबंधित समझा, और 5 मेरु संबंधी भी समझा। 5 मेरु के नाम क्या है, देखिए सबसे बीच में सुदर्शन मेरु है ना। सुदर्शन मेरु के पूर्व में विजय मेरु है, ठीक है, और इसके पश्चिम में अचल मेरु। तो विजय मेरु और अचल मेरु ये दोनों के दोनों ही क्या है, धात के खंड से संबंधित है, ठीक है। फिर वापस पूर्व में मंदर मेरु जो कि पुष्करार्ध में है, ठीक है ना, पूर्व पुष्करार्ध के दो पर है ना, और इधर जो पश्चिम पुष्करार्ध है यहाँ पर विद्युन्माली मेरु, ठीक है। तो सुदर्शन मेरु, विजय मेरु पूर्व में, पश्चिम में अचल मेरु, फिर पूर्व में मंदर मेरु, फिर पश्चिम में विद्युन्माली मेरु। एक मेरु पर्वत जम्बूद्वीप में है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, परीक्षा पूछा जा सकता है, भाई मेरु का नाम दे दिया और ये किस द्वीप में है, तो ये आपको अगर ये चित्र ध्यान में होगा तो फटाक से आप लिख सकते हो, बता सकते हो, आपके स्मरण में भी रहेगा, ठीक है ना। तो जम्बूद्वीप के अंदर कौन सा है, 5 मेरु में से सुदर्शन मेरु है। धात के खंड द्वीप में से कौन कौन से दो है धात के खंड में, कि धात के खंड के अंदर विजय मेरु है और अचल मेरु है, ठीक है। और पुष्करार्ध द्वीप में कौन कौन से हैं, 2, कि मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ठीक है। और इस प्रकार की इनकी रचना और इनकी स्थिति होती है। बिल्कुल मध्य में ये सुमेरु पर्वत होता है, ठीक है। आइए अपन पूजा की वो पंक्तियां देखते हैं, जिन पंक्तियों को अपन पढ़ते हैं नियमित रूप से, बहुत को ख्याल में होगा और बहुत को हो सकता है नहीं भी ख्याल में हो, तो अब स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाएगा। चलते हैं हम पूजन की पंक्तियों की तरफ, समय भी हमारा हो रहा है, थोड़ी शीघ्रता करेंगे अपन तो ख्याल में आ जाएगा।
ये देखिए पूजन की पंक्तियां पढ़ता हूं और आप बराबर जो सीखा है उसको याद करते जाना। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा, मंदिर मंदिर है ना। विद्युन माली नाम पंचमेरु जग में प्रगट विजय अचल मंदर और विद्युन माली, 5 मेरु जगत में विख्यात है। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रसाल वन भूपर छाजे, धरती भद्रसाल वन। चैत्य, इसमें 4 चैत्यालय, चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। अब आधा ऊपर की तरफ, ऊपर पंच शतक पर सोहे नंदन वन देखत मन मोहे, 5 शतक के ऊपर 500 योजन पर नंदन वन। यहाँ भी चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। ऊपर आ जाओ, 62 सहस, सहस मतलब हजार, 62,500 योजन, सब में योजन लगाना। वन सुमनस शोभे अधिकाई चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। और ऊपर आ जाओ, ऊंचा जो जन सहस 36,000 योजन ऊपर आ गए अपन, ठीक है ना। ये सुमेरु की बात चल रही सारी। पांडुक वन सोहे गिरि शीशम, गिरी के शीश पर पांडुक वन है, ऊपर सबसे ऊपर। चैत्यालय चारो सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। अब बाकी के चारों मेरु समान बखाने भूपर भद्र साल चहु जाने। चैत्यालय, चारों की गुणा कर दिया 4 सीधा। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। अब ऊंचाई, ऊंचे 5 शतक पर भाखे चारों नंदन वन अभिलाखे, चारों में 500 योजन पे नंदन वन। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। अब देखिए ऊंचाई में फर्क पड़ा, 55.5 सहस, उस पांडुक उस नंदन वन से 55,500 योजन की ऊंचाई पर 55.5 सहस उतंगा वन सोमनस 4 बहुरंगा। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। उच्च 28 सहस, उसके ऊपर 28,000, उच्च 28 सहस बताए पांडुक चारो वन शुभ गाए। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। सुर नर चारण वंदन आवे सो शोभा हम की मुख गावे। चैत्यालय 80, 80 होगा ना, 16 × 5 = 80। चैत्यालय 80 सुखकारी मन वच तन वंदना हमारी। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महा सुख होए। जी का कैसे कर्णानी योग इन जटिल विषयों को भी काव्य में संकलित कर दिया, इसीलिए महान कवि और इतनी अच्छी पूजन लिखी है। हम सभी 79 जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं और समस्त अकृत्रिम चैत्यालय और समस्त भगवंतों को नमस्कार करके आज ये पंचमेरु और सुमेरु संबंधी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कक्षा जो है अगली कक्षा ज्वाइन करें।